सुनो, तुमने गयूर को कहीं देखा है? पूरी यूनिवर्सिटी में। जब वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई तो उसने पास से गुजरते लड़के से पूछा। जी नहीं, उसने बगैर रुके जवाब दिया और आगे बढ़ गया। कहाँ हो तुम मेरे बिगड़े बलोच? वो बुड़बुड़ाई थी। गयूर को ढूंढ रही हो ना आसफरीन? पास खड़े लड़कों के गिरोह से एक लड़का बावाज़े बुलंद उसके मुखातिब हुआ। तुमसे मतलब? वो उसे नज़रअंदाज करती आगे चली तो एक जस्त में लड़के ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। भाई बड़ा खुश नसीब है ये वडेरा जो तुम जैसी लड़की उसका नाम लिए उसके नाम का दम भरती फिरती है। एक हम बदनसीब हैं जिसे देखकर तुम रास्ता बदल लेती हो, मगर उस गंवार वडेरे को सुबह से पागलों की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही हो। असफरीन की खामोशी पर वो शोक हो रहा था। अपनी बकवास बंद करो और रास्ता छोड़ो मेरा। वो बात को ख़त्म करना चाहती थी। इतनी जल्दी भी क्या है? वो आगे बढ़ी तो लड़का उसके मज़ीद करीब आन खड़ा हुआ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूं तो मेरा रास्ता इज्जत से छोड़ दो। अब इर्द गिर्द के तमाम तुलबा व तालबात हजूम बनाकर तमाशा देख रहे थे। ऐसी बात है तो मेरा गाल हाजिर है। चलो इसी बहाने तुम मुझे छुओ तो सही। वो अपना गाल सामने करते हुए चहका। गयूर यहाँ आ गया ना तो तुम अपने होने पर पछताओगे। आखिरी बार कह रही हूँ, रास्ता छोड़ो मेरा। वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा कर रही थी। वाह भाई, गयूर की धमकियां दी जा रही हैं। सलीका हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। एक बात तो बताओ असफरीन आलम, तुमने उस जाहिल इंसान में देखा क्या है? ना तो उसे ड्रेसिंग सेंस है और ना ही कोई पढ़े लिखों वाली बात। उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? उसकी सारी शोखी असफरीन के जोरदार तमाचे ने हवा में खारिज की। आइंदा अगर गयूर के बारे में कोई भी बकवास की तो सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जानते हो उसमें ऐसा क्या है? उसका दिल, नज़र और नीयत सब साफ है। वो मेरी इज्जत करता है और उससे भी ज़्यादा मैं उसकी इज्जत करती हूँ। हमारा मोहब्बत का नहीं, इज्जत का रिश्ता है जिसे तुम जैसे घटिया और गलीज सोच रखने वाले बेगैरत इंसान नहीं समझ सकते। उसने खड़े खड़े उस लड़के को लाजवाब कर दिया। यू, उसने सबके सामने अपनी सबकी होने पर असफरीन पर हाथ उठाया जिसे गयूर ने आकर रोक दिया। जब बात हमारी हो रही है तो जवाब भी हम ही देंगे तुम्हें। गयूर के मुक्के ने उसे लॉन की धूल चटवा दी थी। गयूर प्लीज। असफरीन ने फिक्र से अपना सर पकड़ लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि अब गई भैंस पानी में। हमारी दोस्त पर हाथ उठाया तुमने? गयूर की हालत देखकर गिरोह के बाकी लड़के दुम दबा कर भाग गए थे। गयूर, जारी बीच में मत आना तुम। वो जमीन पर अधमुआ पड़ा था जब गयूर उसकी कमर पर मुसलसल टांग से मारता जा रहा था। इंतजामिया आ गई तो दोनों फंसेंगे। छोड़ो इसे बलोच। अगर वो ना छुड़वाती तो शायद वो लड़का गयूर के हाथों मारा जाता। आइंदा अगर तुम में से किसी ने भी जारी के पास भी आने की कोशिश की तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। वो इर्द गिर्द के लोगों से मुखातिब हुआ। उन तीनों को हेड के कमरे में इकट्ठा किया गया। उस लड़के की हालत ऐसी ना थी कि खड़ा भी हो सकता, लिहाजा उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया जबकि वो दोनों खड़े थे। अब्बास बलोच के बरखुरदार होने की हैसियत से गयूर के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जुर्रत तो कोई नहीं कर सकता था, मगर फिर भी भरम रखने के लिए उसे जवाब दे किया गया था। सर, इस लड़के ने जानबूझकर मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी और गयूर के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें की थी। असफरीन उसकी वकील बनकर सफाई पेश कर रही थी। फिर भी छोटे बलोच साहब, इतनी बेरहमी से किसी को पीटना अच्छी बात नहीं है। हेड ने पुरखौफ होकर गयूर को तंबीह की। अगर हमें जारी ना रोकती तो आज आपके सामने इसकी लाश पड़ी होती। उसका वही गुर्राता हुआ अंदाज था। सर, वो लड़का अभी भी दर्द से कराह रहा था। तुम तो अपने वालिदैन को बुलाओ ना ज़रा, उन्हें भी तो पता चले कि उनका साहबजादा कैसे उनका नाम रोशन किए जा रहा है। हम जाएं? गयूर ने तकल्लुफन पूछा। जी जी बलोच साहब। गयूर की जानिब उसका लहजा ही बदल जाता था। चलो जारी। वो कंधे उचकाता कमरे से निकल गया। कहाँ मरे हुए थे सुबह से। कमरे से निकलते ही असफरीन ने गिला किया, हमसे बात मत करो। वो मुंह फेरता आगे चला गया। ओ हेलो, ये नखरे अपनी मंगेतर के लिए बचा कर रखो। मेरे सामने ज्यादा शौक हुए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। असफरीन ने उसका रास्ता रोक लिया था। हम क्यों तुम्हें बताएं कि हम कहाँ थे? तुम हमें अपनी सारी बातें बताती हो। मैंने कौन सी बात नहीं बताई तुम्हें, बोलो। उसे गुस्सा आया। सोच लो, हमने बोल दिया तो तुम नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। वो मायनी खेजी से गोया हुआ। ओह स्टार प्लस, ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुद्दे पर आओ। ऐसे पहेलियां बुझवाना उसे पहेलियां बुझवाना नागवार गुजरा था। कल तुम यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गई थी?
प्रोफेसर सुल्तान बशीर के घर, और हमारे पूछने के बावजूद भी तुमने हमसे झूठ कहा कि तुम अपने चचा की तरफ हो। उसने चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा किया। ओहो, छोटे बलोच हमारी जासूसी कर रहे थे। वाह वाह। वो उसकी बलाएं लेने लगी। बात मत बदलो, वो चिढ़ा था। मानती हूँ बाबा, झूठ बोला तुमसे। दरअसल एसबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी अयादत के लिए चली गई। मुझे कुछ टॉपिक्स पर उनसे कुछ बात भी करनी थी, इसलिए उनके घर चली गई थी। उसने तमहीद बांधी। तो हम भी तुम्हारे साथ जा सकते थे ना? तुम क्या मेरा शनाख्ती कार्ड हो जो तुम्हें हर जगह साथ लेकर जाऊं? वो इतराई थी। नहीं, हम कुछ भी नहीं, इसलिए बख्श दो हमें। गयूर ने तंग आकर हाथ जोड़े तो असफरीन की नज़र उसके हाथ से बहते खून पर गई। गयूर, तुम्हें तो चोट लगी है, उसने जख्म देख कर कहा। ठीक है हम। उसने हाथ झटका। चलो बैंडेज करवा लो, वो नरमी से बोली। हमने कहा ना हम ठीक हैं। वैसे भी इतनी सी चोट से गयूर अब्बास बलोच को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तेवर दिखाए। एक लगाऊंगी। चलो, मेरे लॉकर में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है। वो उसे अपने पीछे आने की हिदायत करती आगे बढ़ी। उसका बैंडेज करने के बाद वो दोनों लॉकर रूम में ही बैठे थे। गयूर उससे छोटे बच्चों की तरह मुंह फेरे बैठा था। बलोच साहब, माफ़ भी कर दें। उसने कान पकड़ लिए। हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? हम तुम्हारे लगते ही क्या हैं? गयूर अभी भी मुंह मोड़े बैठा था। अब यूं गैरों वाली बातें करोगे तुम? उसने आह भरी। तुम गैरों वाली हरकतें कर सकती हो, हम बात भी नहीं कर सकते। सॉरी ना गयूर, मेरी तरफ देखो तो सही प्लीज़। वो छोटे बच्चों की तरह बज़िद हुई। क्या है? उसने ना चाहते हुए भी असफरीन की आंखों में झांका। मुझे पता है कि तुम्हें एसबी कुछ खास अच्छे नहीं लगते, और क्यों नहीं लगते ये ना तो मैं कभी तुमसे पूछूंगी और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है, पर मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। उसने इरादा कर लिया था कि सुल्तान से किए गए राजदारी के वादे में अब अपने दोस्त को भी शरीक कर लेगी। क्यों? उसकी सुई क्यों पर ही अटकी थी। क्योंकि वो कुछ कहने ही वाली थी कि किसी की आवाज़ पर रुक गई। असफरीन, तुम ठीक हो? मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी आया तो पता चला कि किसी लड़के ने तुमसे बदतमीज़ी की है। उसी असना में बड़े बड़े कदम उठाता सुल्तान भी वहाँ आन पहुँचा। मैं ठीक हूँ एसबी। वो और गयूर दोनों खड़े हुए। थैंक गॉड। और गयूर, तुम ठीक हो बेटे? उसने गयूर का कंधा थपथपाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तीखे लहजे में जवाब देता वहाँ से चलता बना। एसबी, बाद में मिलेंगे। असफरीन भी उसके पीछे दौड़ी। गयूर, गयूर, वो उसे बुलाती रही मगर वो गाड़ी में सवार होता आंखों से ओझल हो गया। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा दोस्त ना दे। असफरीन अपनी सांसें बहाल करती दुआया अंदाज में बुड़बुड़ाती चल दी आगे। घर आकर भी उसने ढेरों मर्तबा नंबर मिलाया, जो कि पहले तो कोई उठा नहीं रहा था और अब बंद मिल रहा था। उसे गयूर के रवैये पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसे अपने लिए इस कदर फिक्रमंद होता पाकर वो खुश भी थी। बलोच साहब, इतना नखरा मर्दों को जेब नहीं देता। प्लीज़, नंबर ऑन किया तो मुझसे बात कर लेना। उसने आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज दी और दूसरे मंसूबों की तरफ मुतवज्जो हुई। अस्सलामुअलैकुम माँ। उसकी ज़ुबान में शीरनी भरी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। आज गलती से नंबर मिल गया या पैसे ख़त्म हो गए हैं मेरी लाडली के पास? वो उसकी लापरवाह फितरत से वाकिफ़ थी। पैसों के लिए मेरे सलमान लाला और शेरी लाला जिंदाबाद। मेरे कहने से पहले मेरी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं मेरे भाई, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो एसबी जिंदाबाद। वो इतराई थी। तभी तो तुम इतनी बिगड़ी हुई हो। उन तीनों ने मिलकर तुम्हें बेकार कर दिया है बिल्कुल। मैंने आपसे बहुत अहम बात करने के लिए कॉल की है माँ, एसबी के बारे में। वो यकदम संजीदा हुई थी। कैसी बात? वो भी संजीदगी से मुतवज्जो हुई। क्या एसबी किसी को पसंद करते थे? कौन है वो जिसकी मोहब्बत में उन्होंने ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए? उसके सवालात पर राजिया बेगम के हाथ पांव फूल गए। तुम ये, उनकी ज़ुबान भी लड़खड़ाई। मुझे सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब चाहिए। अगर आप नहीं देंगी तो मैं खुद एसपी से पूछ लूँगी, बल्कि सलमान लाला को भी सब पता होगा। उसने अपने नेक इरादे जाहिर किए। खबरदार, जो तुमने इस बात का जिक्र भी किया, ये सिर्फ मेरी और सुल्तान के बीच की बात है। उसकी उतावली फितरत पर वो भी घबराई थी। ये आप दोनों के बीच की बात थी, पर अब इस बीच में मैं भी हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताएं। माँ के डरने ने उसे मजीद निडर किया था। या अल्लाह, तुम कौन से गुनाह की सजा हो मेरे? वो बेबसी में खुद को कोसने लगी। मेरे बाबा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का जो गुनाह किया था ना आपने, उसी की सजाए कबीरा हूँ राजिया। राजिया खान आफरीदी साहिबा, काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते। उसकी ऊट पटांग बातों ने उन्हें तंग आकर हिम्मत हरवा ही दी थी। अगर वो जिंदा होते तो मेरे एसबी यूं नाकाम आशिकों वाली जिंदगी ना बसर कर रहे होते। उसने अनजाने में ही बहुत गहरी बात कर दी थी। हेलो वालदा माजदा, कहाँ गई आप?
दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी होने पर वो चिल्लाई थी, यहीं हूँ, कान के पर्दे फाड़ोगी क्या अब? उनका लहजा भी बुलंद हुआ, ज़रूरत पड़ने पर ऐसा भी कर सकती हूँ। असफरीन आलम नाम है मेरा। वो बड़े नाज से बोली थी, तुम्हारे एसबी जिसको पसंद करते थे वो हमारी ही फैमिली से है। बहुत बड़ी बात बताई आपने, ये तो मुझे पता है माँ। माँ के इंकशाफ पर वो बिगड़ी, वो कोई और नहीं, तुम्हारी चची अम्मी है, शाहिदा। असफरीन की ख्वाहिश पूरी करके उन्हें अपने दिल पर भी 15 साल से पड़ा बोझ हल्का होता महसूस हुआ था। वॉट? वो जो इत्मीनान से सोफे पर बैठी थी झट से उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ दुख्तर, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। वो जुमला उन्होंने अपनी छठी हिस्स को मद्देनजर रखते हुए कहा। माँ, वो वापस बैठी। ओ माय गॉड, कितने जालिम थे हमारे बड़े बुजुर्ग, कितना जुल्म हुआ है ना चची अम्मी के साथ। माँ की अलिफ लैला सुनकर वो शुशदर रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आता कि अहमद ताया भी इतने संगदिल और बेहिस हो सकते हैं। अहमद ताया को उसने हमेशा ही बहुत शफीक और रहीम पाया था, मगर आज माँ की बातें उनकी कोई और ही तस्वीर पेश कर रही थी। उस वक्त तुम्हारे ताया और चचा के सर पर इंतकाम का भूत सवार था। सुल्तान लाख दुहाइयों और कोशिशों के बावजूद भी अपनी मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वो भी अफसुर्दा हुई। अगर मैं इद्दत में ना होती तो कुछ ना कुछ करके उन दोनों की मासूम मोहब्बत को ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट न चढ़ने देती। असफरीन को खामोश पाकर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उनकी मोहब्बत को मंजिल ज़रूर मिलेगी और मैं उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी। उसने अहद लिया था। खबरदार जो तुमने कोई हिमाकत की। माँ ने उसके इरादों को खैर मकदम नहीं दिया था। ओफो माँ, एसबी आज भी चची अम्मी को याद करके रोते हैं, और चची अम्मी भी तो खुश नहीं हैं। पिछले 15 सालों से बेजुर्म सज़ा काट रही हैं। मैं उन पर मज़ीद कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अब चाहे दुनिया दो हो जाए, उन दो लव बर्ड्स को मिलवाना मेरा काम है। उसे नई तरकीब सूझी थी। शोना तुम, आप बस अपनी ज़हीन फ़तीन औलाद पर भरोसा रखिए। असफरीन आलम आफरीदी ने ना तो कभी कुछ गलत किया है और ना ही गलत का साथ दिया है। ये बात उसने 100% सच कही थी, पर तुम करोगी क्या? वो उसकी दीगर कार्रवाई पर खाइफ हुई। अभी तो ये मैंने खुद भी नहीं सोचा। अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है माँ, इसलिए प्लीज़ बाय बाय। अपना मतलब निकालते साथ ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया और राजिया बेगम की बात उनके हलक में ही दम तोड़ गई। बलोच साहब, उसने फ़ोन रखा तो गयूर की कॉल आ गई। स्क्रीन पर उसका नंबर जगमगाता देख असफरीन के 32 दांत बाहर आए। तुम्हारा नंबर क्यों मसरूफ़ जा रहा था? हम कब से कॉल मिला रहे थे। उसने शिकवे से ही बात शुरू की। ओह मेरे बिगड़े बलोच, तुम क्यों भूल जाते हो कि मुझसे ये सवाल करने के लिए मेरा एक अदद मंगेतर है। मुझे लेकर इतने हसास क्यों हो तुम? वो अक्सर गयूर की हिस्सासियत से आजिज़ आ जाती थी। क्योंकि तुम हमारी इकलौती दोस्त हो, उसने सादा सा जवाब दिया। इकलौती औलाद को भी उनके माँ बाप इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी तुम मुझे देते हो। कभी सोचा है कि अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई तो खान साहब जैसे लापरवाह बंदे के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? जहान का हवाला देकर वो हमेशा ही लाइल्मी में गयूर को जिच किया करती थी। तो ना करो उससे शादी हमसे, वो कहते कहते रुका। क्या क्या क्या? उसे 100 वोल्ट का झटका लगा था। हमसे भी ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि तुम एक बेहिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारो। उसने दानाई से बात बदली। वो बेहिस नहीं, बस लापरवाह है। हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, हमें भूख लगी है और अकेले खाना नहीं खा सकते। अंदाज हुक्मिया था। ठीक है, पर 8 बजे से पहले मुझे घर वापस आना है, वरना चची अम्मी से इज्जत हो जाएगी। उसने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा जो 6 के 6 बजा रही थी। 10 मिनट में हम आ रहे हैं, अपना मेकअप मुकम्मल कर लेना। उसे ताना देकर गयूर ने कॉल काट दी थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो शोना? असफरीन उसके पीछे पीछे चल रही थी, जबकि वो कमरे में उसकी बातें नज़रअंदाज करता छत पर आ गया था। बनिए मत एसबी, माँ ने मुझे सब बता दिया है। वो उसके सामने दीवार की तरह आ खड़ी हुई। भाभी ने अच्छा नहीं किया, वो अफसुर्दगी से बुड़बुड़ाया। और जो आप पिछले 15 सालों से अपने साथ कर रहे हैं वो ठीक है। तुम बच्ची हो, इन मामलात को नहीं समझ सकती। जब आपको चची अम्मी से मोहब्बत हुई तो आप मुझसे भी छोटे थे। मोहब्बत करने या समझने की उम्र नहीं, दिल और जज्बात की ज़रूरत होती है उसके लिए। एसबी, बैठिए इधर। वो उसका हाथ पकड़कर छत पर लगे बेंच पर बैठी। अपनी बेटी की, अपनी शोना की कसम खाकर कहें, क्या आप चची अम्मी से उतनी ही मोहब्बत नहीं करते जितनी 15 साल पहले किया करते थे? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे सर पर हाथ रख कर कहें कि ऐसा नहीं है। उसने सुल्तान का हाथ अपने सर पर रखा। मैं आज शाहिदा से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी 15 साल पहले करता था।
बल्कि इन गुजरे सालों में मेरी मोहब्बत की शिद्दत में और इजाफा हो गया है शोना। बात कहकर उसने हाथ पीछे हटा लिया। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मैं उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता। इसी मोहब्बत ने 15 साल पहले उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। अब मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे जज्बों की शिद्दत उसे जला कर राख कर दे। वो भी अपनी जगह ठीक था। कुछ तबाह नहीं होगा एसपी, मैं सब संभाल लूंगी। माँ भी मेरे साथ हैं और चची अम्मी कभी उनकी बात नहीं टालेंगी। वो सब खुद ही तय करके बैठी थी। तुम लोग एक दफ़ा फिर आफरीदी खानदान के मर्द को ज़बरदस्ती शाहिदा पर मुसल्लत करना चाहते हो। उसे सोच कर ही हंसी आई। अगर मैं ये साबित कर दूं कि चची अम्मी भी आपसे मोहब्बत करती हैं तो फिर आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे ना। उसने सुल्तान की रजामंदी को शाहिदा की मर्जी से मशरूत कर दिया। काश ऐसा हो जाए। वो बेंच से उठकर छत के किनारे लगी ग्रिल पर दोनों हाथ रखे नाउमीदी से आसमान पर डूबते सूरज और घरों को लौटते परिंदों को देखने लगा। बाबा कहा करते थे, एसबी, नाउम्मीद वो होता है जिसके दिल में चोर हो। जिसकी नीयत साफ हो वो कभी भी अपने खुदा की रहमत से मायूस नहीं होता। वो उसके पहलू में आ खड़ी हुई। मैं मायूस नहीं हूँ शोना, बस थक गया हूँ। 15 साल से एक इस्तराब में ही जी रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब इस्लामाबाद गया तो शाहिदा की आंखों में अपने लिए बहुत से शिकवे और सवालात देखे थे। उसकी निगाहों में दहकते हक्कारत के अंगारों ने मुझे अंदर तक जलाकर राख कर दिया है बच्चे। असफरीन ने जिंदगी में पहली बार एक मजबूत और कदावर मर्द को सिसकते हुए अश्क बहाते देखा था। आपने और चची अम्मी ने जितने अश्क बहाने थे ना, बहा लिए एसबी। अब आप दोनों की खुशी का ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको आपकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। ये असफरीन आलम आफरीदी का वादा है अपने प्यारे से एसबी से। वो उसके दोनों गाल खींचती हुई बोली तो जवाबन सुल्तान मुस्कुरा दिया। घर के तमाम काम खत्म करने के बाद शाहिदा कमरे में चली आई। सोने से पहले हमेशा की तरह उसने लैम्प टेबल के दराज से अपनी पसंदीदा किताब निकाली जो हर रात सोने से पहले पढ़ना उसने अपने लिए वाजिब कर दिया था। किताब के आधे सफ़ात पलटने के बाद उसने किताब में मौजूद एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। ये वही ख़त था जो 15 साल पहले सुल्तान ने उसके लिए लिखकर भेजा था। शाहिदा वो गयूर को हिसार में लिए बैठी थी जब सायरा कमरे में आई थी। हाँ, रो रो कर उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। ये तुम्हारे लिए है। उसने ख़त शाहिदा को थमाया था। इसका आप क्या करें? उसे रोते रोते हंसी आई थी। पढ़ लेना, शायद इस ख़त में लिखी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी का आखिरी सबब हो। वो इतना कहकर कमरे से निकल गई। फुफ्फो, हम आते हैं। 8 साला गयूर उसे अकेला छोड़कर कमरे से दौड़ा था। अस्सलामुअलैकुम शाहिदा, आपको मेरा नाम नहीं पता था, इसलिए सबसे पहले आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुल्तान बशीर खान आफरीदी है। इस नाम के बाद मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप सब समझ गई होंगी। काश ये नाम मैंने आपको पहले बता दिया होता तो नौबत यहाँ तक ना आती। मैं उन तमाम वादों और दावों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपसे किए थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरा करने से मैं खाइफ हो गया हूँ। मुझे ख्याल है तो सिर्फ आपकी इज्जत और आपके ख़ानदान की नज़र में आपके मुकाम का। आप मज़हर बलोच की इकलौती बेटी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मज़हर बलोच अपनी बेटी से बदज़न हो या आप उनकी नज़र में मशकूक बने। मेरे लाला अभी भी आपके घर रिश्ता लाने के लिए राज़ी हैं, मगर भाभी से जो हमारी ख़ानदानी दुश्मनी के किस्से मैंने सुने हैं, उसके बाद मैं आपके घर अपना रिश्ता बेचकर आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। आप मेरी पहली मोहब्बत हैं और सारी ज़िंदगी रहेंगी। मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी आपके इंतज़ार में गुजार दूंगा। उस लम्हे का इंतज़ार करूंगा जिस दिन आपके बलोच ख़ानदान वाले बखुशी आपको मेरा शरीके सफ़र बनाएंगे। पहले एक ख्याल आया था कि आपको अपने साथ भगाकर इस्लामाबाद ले जाऊं, फिर सोचा कि जिससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, कैसे उसे दुनिया के सामने रुसवा कर दूं। आप मेरा हाथ थाम भी लेती तो आपके ख़ानदान की दुआओं और खुशी के बगैर आप कभी भी मुतमईन होकर मेरे कदम से कदम मिलाए ना चलती। मैं आफरीदी ख़ानदान का फ़र्द हूँ शाहिदा। हम मर मिट सकते हैं पर कभी किसी के घर की इज्जत को पामाल नहीं कर सकते। आप मेरी होंगी या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं आपका हो गया हूँ और सारी ज़िंदगी सिर्फ आपका रहूँगा। आपका और सिर्फ आपका, सुल्तान बशीर। उसकी आंख से टपकते आंसू खत पर गिर गए और खत पर लिखे सुल्तान बशीर के नाम की स्याही फैल गई। शाहिदा, बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। सायरा कमरे में आई तो वो खामोशी से अश्क बहा रही थी। हमारे जनाजे का वक्त हो गया है ना।
کچھ دیر قبل اس کا نکاح الیاس خان آفریدی سے پڑھا دیا گیا تھا اور اب اسے رخصت ہونا تھا۔ چچی امی، اسفرین کی آواز سنتے ہی اس نے خط سرہانے کے نیچے چھپایا۔ ہاں، اس نے فوراً آنسو پونچھے تھے۔ میری چوٹی بنا دیں گی پلیز؟ وہ برش اور پونی پکڑے وہاں آ گئی تھی۔ آ جاؤ۔ اس کی ہدایت پر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر کارپیٹ پر آن بیٹھی تھی۔ کیسے گھاس کی طرح ہو گئے ہیں تمہارے بال؟ رکو، میں ڈریسنگ روم سے تیل لا کر تمہارے سر کے مساج کر دیتی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئیں۔ لو جی، نیا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اسفرین اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی اور سرہانہ اٹھا کر گود میں رکھا۔ تبھی وہاں بڑے سلطان کے خط پر نظر گئی۔ ایس پی کا خط؟ خط کی پہلی سطر پڑھ کر ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر ڈریسنگ روم سے آتی شاہدہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً سرہانہ پہلے کی طرح رکھا اور خط بھی واپس رکھ دیا۔ جلدی جلدی کر دے، مجھے پڑھنا بھی ہے۔ اس نے بات بدلی۔ ٹھیک ہے، بیٹھو نیچے۔ امتحانات میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کی تیاری کے لیے یونیورسٹی میں امتحانات جاری تھے۔ اس نے خود بھی بہت محنت کی تھی اور غیور کو بھی کروائی تھی، مگر لاپرواہی کے باعث غیور ان امتحانات کے لیے پوری طرح تیار نہ تھا۔ اسفرین کی ڈانٹ اور عباس بلوچ کی سزا سے بچنے کے لیے اس نے نقل کا ارادہ کر لیا۔